अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हूं। कुछ तो ज़ाहिर है इलेक्शन अपडेट्स हैं और इस दफ़ा पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कौन इन हुआ कौन आउट हुआ। कोशिश की गई है पीटीआई की जानिब से कि पूरी पीटीआई को ही आउट कर दिया जाए। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, इसके ऊपर बात करते हैं तफसील से। आज एक अहम फैसला आया है जनाब सिंध हाई कोर्ट का, जहाँ पर उन्होंने इंटरनेट की मअतली से मुतालिक एक बड़ा हुक्म दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। आज कैसरा इलाही साहिबा का इंटरव्यू आया है। परवेज़ इलाही साहब की जो एहलिया मोहतरमा हैं, चौधरी शुजात की बहन हैं, उन्होंने आज क्या इंकशाफात किए हैं आपके सामने रखेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि एक अहम केस का फैसला फिर महफूज वाली जो अदालत है उसमें महफूज हो चुका है। और इसके साथ साथ जो मज़ीद कुछ अहम अपडेट्स हैं जो कि आपको अदालतों से मुझे देनी है, तो काफ़ी कुछ है आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले ज़रा आपको इलेक्शन अपडेट देते हैं और उसके बाद फिर कोर्ट्स की अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन में सबसे बड़ी जो आज की खबर है वो ये है जनाब के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने insaf.pk के नाम से जो वेबसाइट बना दी, जिसका मकसद ये था कि जितने भी उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके उसका पूरा डाटा जो है वो दस्तयाब हो और कोई भी वोटर जानना चाहे कि उसका हल्का कौन सा है और उसमें कौन सा पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, वो सारी मालूमात उसको बस चंद सेकंड्स में मिल जाया करती थी। तो ये अभी 2-3 दिन पहले ही पीटीआई ने वेबसाइट जो अपनी लॉन्च की थी और अभी कुछ मैं रात को ही देख रही थी कि सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही अंदर लाखों की तादाद में लोगों ने इस वेबसाइट को यूज़ किया, अप्रोच किया, एक्सेस किया। और अब सूरत हाल ये थी कि ये जो एक मुश्किल मरहला डाला गया था पीटीआई के ऊपर, एक चैलेंज उनको दिया गया था कि जनाब ये इसी बेचारे मुश्किल में फंसे रहेंगे कि इनका असल कैंडिडेट है कौन सा और उसका निशान क्या है, लोगों को ये बता ही नहीं पाएंगे, इतना उन्हें कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो उसका उन्होंने ज़्यादा नहीं तो मैं समझती हूँ 50% तो उन्होंने ये हल निकाल लिया था कि सोशल मीडिया के थ्रू और फिर ज़ाहिर है बाकी जो कैंपेन ऑन ग्राउंड वो करेंगे उसमें भी वही, तो उससे काफ़ी हद तक वो लोगों को मेमोराइज करा देंगे। देखिए, अगर मैं एक हल्के में हूँ तो मुझे कोई बाकी पूरी कौमी असम्बली के हल्के याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसका कौन सा निशान है। अगर आपका एक हल्का है तो आपको वहीं के उम्मीदवारों का पता होगा कि जी नून लीग के वहाँ से ये उम्मीदवार खड़े हैं, उनका इंतखाबी निशान शेर है, पीपल्स पार्टी के ये खड़े हैं। अगर कोई किसी और पार्टी का फ़ैन है तो वो ज़ाहिर है उसके हिसाब से याद रख लेता है कि जमात इस्लामी वालों का तराजू है। तो पीटीआई वाले जो हैं उनको भी सिर्फ 2 ही याद रखने पड़ने थे कि जनाब मेरा सूबाई हल्का ये है और कौमी असम्बली का हल्का ये है और उसमें मेरा उम्मीदवार ये है और उसका इंतखाबी निशान ये है। तो आपने जो पीटीआई वाले थे उन्होंने भी कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था कि कोई उन्होंने पूरे रट्टा नहीं लगाना कि किस तरीके से जी किस किस का कौन सा निशान है। इतने घबराने वाली उनके ख्याल से बात नहीं थी और उन्होंने सोचा कि भाई हर बंदा अपना हल्का सिर्फ एक मालूम ही करना पड़ेगा कि हल्का नंबर क्या है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका निशान कौन सा है, आपका उम्मीदवार कौन सा है। अब इन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट बनाई और मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि इस तरह के जहनों से आप लड़ें और इनकी जो एनर्जीज हैं बेचारों की ये अपने सर्वाइवल की तरफ सर्फ हो रही हैं, तो उससे क्या ही बेहतर होता कि ये लोग इतने अगर कॉम्पिटेंट हैं कि चंद घंटों के अंदर ये लोग बैठकर ऐसी ऐसी वेबसाइट ज़बरदस्त किस्म की बना सकते हैं। तो आप देखिए कि पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, कितना पोटेंशियल है इन लोगों में। तो बजाय इसके कि आप इनके साथ मगजमारी कर रहे हैं, मत्था लगा रहे हैं, इनको दुश्मन साबित करने पर और दुश्मन बने हुए हैं इनके, अगर यही इन लोगों को आप कौमी धारे में आने दें, अगर आप इन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएँ और इनका जो टैलेंट है उसको मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, तो मुल्क में आईटी का सेक्टर कहाँ से कहाँ चला जाए। आपके सामने इंडिया की एग्जाम्पल है जो कहाँ से कहाँ चला गया आईटी के मैदान में। और पाकिस्तान में हाल ये हो चुका है कि हमें हर हफ्ते इस वक्त इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है और उसमें हम करोड़ों अरबों का नुकसान कर रहे हैं। इतने शर्मनाक लोग हैं हम, सिर्फ इसलिए कि जी पीटीआई का वर्चुअल जलसा ना हो। इतने एक घटिया किस्म के ये हरकंडे हैं कि जिस पे जितनी लानत मुलामत की जाए उतनी कम है। अब इन्होंने ये हल निकाला तो आगे से पीटीआई वालों ने उससे भी ज़्यादा नहले पे दहला देते हुए किया ये कि इनकी वेबसाइट ही ब्लॉक कर दी गई है। जी हाँ, तो इन्होंने अब ये किया कि जी अच्छा इसके थ्रू लोगों का पता चल रहा है कि कौन से पीटीआई के कैंडिडेट हैं, चलो भाई वेबसाइट ही ब्लॉक कर दी।
तो ये इस किस्म के तो ये हथकंडे करते हैं। अब किसी को कोई शक रह गया है कि बल्ले का निशान क्यों छीना गया था? क्या वाकई उसके पीछे ये वजह थी कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं थे? वजह यही थी कि असल मकसद ये गंद डालना था कि इनके उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया जाए। अव्वल तो इनके उम्मीदवार पहुंच ही ना सकें कौमी असम्बली में, और जब कौमी असम्बली में पहुंचें तो फिर उनको मंडियां लगाकर ख़रीदो फरोख्त करके या फिर मार पीट करके अगवा करके इनको इधर उधर शामिल करवा दिया जाए। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला था। जब इन्हें लगा कि ये तो बड़ी तादाद में पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं और उसमें एक बड़ी तादाद जो है, या आप समझ लें उसका एक बड़ा किरदार जो है वो इस वेबसाइट का भी था, तो उन्होंने वो वेबसाइट ही बंद कर दी ताकि कन्फ्यूजन बरकरार रहे, किसी को पता ना लग सके एग्जैक्टली बाहर कैंपेन करने ना दो। और अगर कोई सोशल मीडिया पर जाकर जानना चाहे कि कौन सा मेरा कैंडिडेट है तो वो वेबसाइट ही ब्लॉक कर दो। ये है आपकी स्टेट इस वक्त, ये है आपकी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये है आपका आईने पाकिस्तान, और ये है आपकी रियासत जो आपके साथ, अपने अवाम के साथ ये सलूक कर रही है। अब जनाब इन्होंने उसके बाद एक, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली अवाम का लफ्ज़ यूज़ किया। देखिए पीटीआई ने अगर ये वेबसाइट बनाई है तो किसके लिए बनाई है? अवाम के लिए बनाई है ना, कि उनकी आसानी के लिए, कि उन्हें पता चल जाए कि भाई कैंडिडेट क्या है। अगर और तरीके से उन्हें नहीं बात करने दी जा रही, पहुँचने दिया जा रहा, तो वो एक्सेस कर सकें अपने कैंडिडेट को। तो ये बेसिकली आपको तकलीफ पहुँचाई जा रही है। बल्ला का जो निशान लिया था वो आपको सज़ा मिली थी। अब ये जो वेबसाइट बंद की गई है ये आपको तंग किया जा रहा है। अब इन्होंने, पीटीआई वाले भी फिर खैर कमाल लोग हैं, इन्होंने जनाब अभी रात ही एक बड़ा ज़बरदस्त एक और एक्सपीरियंस किया है, और मैं ख़ुद उससे बड़ी हैरान हुई, क्योंकि ख़बर एकदम थरथली है मच गई कि इमरान खान साहब पता नहीं कोई जेल में बैठे फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या खबर आ गई है भाई? तो वो पता ये चला कि जनाब इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उसको भी उन्होंने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन कर लिया है कि जहां पर आप इमरान खान को मैसेज करें डायरेक्ट उनके ऑफिशियल पेज पे, और फिर वो आगे से आपको ऑफिशियल पेज जवाब देता है और आपको बताता है कि आपका कैंडिडेट कौन था। यानी आप अपना हल्का नंबर मैसेज में लिख के इमरान खान को भेज दें और इमरान खान खुद आपको बता देगा कि भाई मेरा कैंडिडेट कौन है। तो जाहिर है वो ऑपरेट तो कोई यहाँ से ही लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ही लोग इनके कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी एक इनोवेशन चेक करें, क्रिएटिविटी का लेवल चेक करें। एक तो वैसे ही ये सोचना कितना पुरलुत्फ लगे वोटर को कि जनाब मुझे इमरान खान ने जवाब दिया है, मैंने उसको मैसेज किया, और फिर दूसरा ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए कि जी एग्जैक्टली कौन सा कैंडिडेट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत हल्कों में सुनने में आ रहा है कि एक कैंडिडेट तो पीटीआई का है लेकिन 2-4 साथ वैसे ही आके कैंपेन में बता रहे हैं सबको कि जी हम भी पीटीआई के, मैं पीटीआई को, तो वो सारे ही क्लेम कर रहे हैं कि जी हम पीटीआई के। तो ये है कि अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है तो जो आप इनका ऑफिशियल अकाउंट है, अब पहले तो ये पीटीआई वाली अगर ना हरकत हुई होती तो बेहतर था, इंसाफ.pk से आप पता कर लेते, अदरवाइज अब आप ये फेसबुक पेज जो है इमरान खान साहब का, वहाँ जाके भी पता कर सकते हैं। अब पता नहीं इसको भी कुछ ना कुछ की कोशिश करेंगे कि बंद किया जाए, किसी तरह इस पर भी लात मारी जाए, अपनी आदत से मजबूर है। लेकिन ये है कि उन्होंने बेचारे कुछ ना कुछ हर बात का तोड़ निकालने में लगे हुए हैं और कोशिश उनकी जारी और सारी है। आज बड़ी अच्छी एक मिसाल कोट की हुई थी अकबर बाजवा ने, मैं उसको ज़रूर यहाँ पे कोट करूँगी कि असल में यहाँ पर ये मैटर नहीं कर रहा कि जो फाइट कर रहा है डॉग उसका साइज़ क्या है, डॉग का साइज़ क्या है जो फाइट कर रहा है, बल्कि मैटर ये कर रहा है कि जो फाइट है उसका साइज़ कितना है। यानी डॉग चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका फाइट क्या है, उसका हौसला कितना है, ये बेसिकली मैटर कर रहा है। तो बहरहाल अब देखते हैं जी आगे क्या कुछ अभी होता है। आज जाते हैं जी, अब ज़रा कोर्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ। एक तो जी लाहौर हाई कोर्ट में उसाम केस का आज जो था एक समाअत का दिन था, जो मैंने आपसे जिक्र किया था। सलमान अकरम राजा की पिटिशन थी कि भाई मुझे आज़ाद उम्मीदवार ना कहा जाए, तो इसके ऊपर आज लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है और आज की कार्रवाई में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस भी किया है और उनसे जवाब मांगा है इब्तदाई कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, जिब्रान नासिर साहब जो हैं, एक तो बहुत ज़बरदस्त लॉयर भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, बल्कि सोशल मीडिया से ज़्यादा समाजी कारकुन हैं, और इसके साथ साथ वो इस वक्त इलेक्शन भी लड़ रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, और कराची से उन्होंने इलेक्शन लड़ने को चूज़ किया है।
तो मेरा ख्याल है कि बड़े ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों की ज़रूरत है असम्बली के अंदर, तो ऐसे लोगों को तो ज़रूर असम्बली में होना चाहिए। तो बहरहाल आज उन्होंने एक और जो ये सारा मामला हो रहा था इंटरनेट बंदिश का, उसको चैलेंज कर रखा था सिंध हाई कोर्ट में, और वहाँ से उनको एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला मिला है। सिंध हाई कोर्ट ने क्लियरली ये ऑर्डर्स दिए हैं कि बिल्कुल भी किसी तौर भी इलेक्शन की दिनों में भी ख़ास तौर पर और वैसे भी इंटरनेट की जो बंदिश है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए और किसी भी वजह से कोई तातुल ना आए सार्फिन को इंटरनेट के यूजेज में। तो वैसे तो उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया है ऑनेस्टली, लेकिन मैं साथ ही आपकी खुशियों में पानी भी फेर दिया करती हूँ, लेकिन हकीकत बताना भी ज़रूरी है। तो बात ये नहीं है कि ऑर्डर क्या है कोर्ट का, बात यह है कि उस ऑर्डर की परवाह कौन करता है। इधर तो हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आपने इलेक्शन नहीं होने दिए 90 दिन में, तो वहाँ पर आप ऐसे में क्या ये सोचते हैं कि जनाब वो कह देगा कि जी इंटरनेट चलने दो, तो क्या चलने दिया जाएगा? कह दिया जाएगा नहीं भाई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो असल बात ये कि जो ताकतवर है वो बदमस्त हाथी की तरह है, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आइन क्या कहता है, इंफॉर्मेशन के फ़्लो के लिए एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तक राइट हमारा क्या है आइन के तहत, ये बातें उनके लिए, उन्हें ये नज़र आ रहा है हमने जो करना है वो हमने करके छोड़ना है, चाहे जायज़ तरीके से चाहे नाजायज़ तरीके से, क्योंकि जंग में तो हर चीज़ जायज़ है उनके ख्याल से। तो बहरहाल इस वक्त तो कोई लॉज तो है नहीं है, ना रूल्स हैं गेम के, बस एक ताकत का बेदरेग और अंधाधुंध इस्तेमाल है जो हमें नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं एक और अहम केस के ऊपर। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज जनाब इलेक्शन कमीशन ने मजीद कार्रवाई की। इसमें जियो न्यूज़ से वाबस्ता एक सहाफ़ी जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बन गए। तो जो जियो का एक गठजोड़ नज़र आता है आपको इस पूरे रजीम चेंज के बाद, वो और भी ऑब्वियस हो जाता है इस तरह की चीज़ों से। तो कभी आपने ये भी देखा होगा सहाफ़ी उसके खिलाफ हो गए, बहरहाल हो भी सकते हैं मे बी। तो जनाब वो अब वादा माफ़, बल्कि वादा माफ़ नहीं, मतलब एक बाकायदा गवाह बन गए इमरान खान के खिलाफ। और उसके बाद अभी एक जो इसमें पेशरफ्त हुई है वो ये कि 1 महीने तक ऑलमोस्ट कार्रवाई अब इसकी मुलतवी कर दी गई है, यानी 20 फरवरी को अब इसकी मजीद समाअत होगी। ये फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब दोनों के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है। और अब चूंकि अब इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गया तो थोड़ी सी शर्म आई है इलेक्शन कमीशन को कि अभी भी हम जाकर लगे हुए हैं डयाला जेल में अपनी इज्जत को बहाल करने की कोशिश में। तो इससे बेहतर ये है कि अब हम ज़रा इलेक्शन पे फोकस कर लें। वैसे भी अब आइंदा आने वाले दिनों में तो बड़ा ज़रूरी है मज़ीद PTI को दीवार से लगाना, रगड़ा देना और इनको आने ना देना सामने, तो इसके लिए इनके जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। तो इसलिए अब उन्होंने काम मज़ीद करना है, चूँकि बहुत ज़्यादा काम करना है, तो इसलिए अब जो है वो समाअत मज़ीद नहीं कर रहे और अब 20 फरवरी को इलेक्शन के बाद समाअत होगी। एक और जो अहम केस है वो है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जिसके ऊपर फैसला महफूज हुआ है। मैं बात कर रही हूँ इमरान खान साहब ने तोशाखाना नैब केस और अलकादर ट्रस्ट केस दोनों को चैलेंज कर रखा था, इसके जेल ट्रायल को चैलेंज कर रखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर फारूक साहब ने आज केस का फैसला महफूज कर लिया है। और वो तो आपको पता है शौकीन ही बड़े हैं केस का फैसला महफूज करने का, हर फैसला ही उन्होंने महफूज करके सुनाना है, कभी बगैर महफूज किए फैसला नहीं सुनाते। और इमरान खान साहब के फैसलों से तो उन्हें इतना इश्क और प्यार है कि वो महफूज करके भूल ही जाते हैं, 2-2 3-3 महीने सीने से लगा के रखते हैं, सुनाते ही नहीं किसी को कि उस फैसले में है क्या। तो इस किस्म की सूरत हाल है। बहरहाल ये जी फैसला महफूज हो गया, लेट्स सी ये कब आता है। अब ये तो हो गई कोर्ट की सारी चीज़ें। अब मैं आपको ज़रा बता दूँ 1-2 चीज़ें जो कि डिस्कस हो रही हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो में। एक तो जनाब जहांगीर खान तरीन साहब ने जो नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में गुफ्तगू की है उसको बहुत ज़्यादा सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बड़ा राइटली कर रहे हैं। काबिल मुजम्मत है ये सारी बातचीत जो उन्होंने की, क्योंकि ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से काबिल मुजम्मत है। देखिए एक तो होता है ना फयाजुल हसन चौहान है या फिर दौस आशिक अवान है जिनसे आप एक्सपेक्ट ही ये करते हैं, मतलब आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी तवक्को कर लें, वो कोई भी लेवल की बात कर सकते हैं। तो जहांगीर खान तरीन साहब या जो इस तरह के थोड़े से मैच्योर और डिसेंट सियासतदान बज़ाहिर लगा करते थे, उनसे आप थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि या थोड़ी सी ये लोग कोई बात करते हुए ग्रेस का मुजाहरा करते हैं, या अपने रिलेशनशिप्स में अपने माजी में हाल में कोई ग्रेस का मुजाहरा करते हैं। तो इसलिए जहांगीर खान तरीन साहब की जो गुफ्तगू है उसने ज़्यादा भूंचाल भी मचाया और ज़्यादा लोगों ने उस पर अफसोस का इजहार भी किया, क्योंकि आप उनकी शख्सियत से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो भी दूसरों के लेवल पर आकर और घटिया इल्ज़ामात लगाकर अपने आप को भी नीचा दिखाएंगे। तो यही हरकत अब जहांगीर खान तरीन साहब ने अनफॉर्चुनेटली की है।
उन्होंने जो बुशरा बीबी साहिबा उनसे मुतल्लिक ये गुफ्तगू की, और इसमें नदीम मलिक साहब भी अनफॉर्चुनेटली पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे जानबूझ के उनसे बहुत ज़्यादा बात इस मौजू पे करवा रहे हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं था कि आप उसके ऊपर कुरे दें। तो जी वो ये कह रहे थे कि जी जो खावर मानिका के छोटे भाई हैं यानी बुशरा बीबी के जो साबिका देवर थे, उन्होंने इन्हें कहा जहांगीर खान तरीन साहब से कि जो बुशरा बीबी साहिब है वो ज़रा शौकीन किस्म की खातून है, और आजकल आपके चेयरमैन से उनकी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, तो आप ज़रा खान साहब को उनसे बचा लें। ये अल्फाज थे इनके जहांगीर खान तरीन के। तो जहांगीर खान तरीन साहब के मुताबिक जब मैंने इमरान खान को इस बारे में आगाह किया तो इमरान खान ने उल्टा मेरे खिलाफ केसेस बनवा दिए और FIR कट गई मुझ पर भी और मेरी फैमिली पर भी। तो ये जहांगीर खान तरीन साहब ने उस पर इल्ज़ाम भी लगा दिया। खैर अब इस बात के ऊपर ज़ाहिर है हर कोई कंडेम कर रहा था कि आप किसी के जब बहुत करीबी दोस्त रहते हैं और कोई आप पे एतमाद करता है, आपसे अपनी ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल मैटर्स, आपके फैमिली के इश्यूज़ भी उसे पता हों, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी उसे पता हों, तो ऐसे बड़े कम, कोई बहुत, मेरा ख्याल है हर किसी की ज़िंदगी में शायद कोई एक या दो ही लोग ऐसे होते होंगे मैक्सिमम कि जिनको आप इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप उनसे अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम डिस्कस कर लें या फाइनेंशियल प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। ये बहुत कम होता है, आप हर एक से नहीं करते। तो जब आप करते हैं तो आप उससे करते हैं जिसके ऊपर आप वैसे ट्रस्ट करते हैं जैसे आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं, कि आपको पता होता है कि यार ये बंदा जो है ये मेरी मौजूदगी या मेरी गैर मौजूदगी में भी इस बारे में बात नहीं करेगा, दस्ते राज भी है और उसके साथ साथ वो उसका जो है अमीन भी है राजों का। और अगर वो किसी वजह से कहीं पे कोई बात हो भी जाए तो वो खामोशी इख्तियार कर लेगा, अगर वो मेरे साथ नहीं भी राब्ते में होगा या मेरे साथ उसका रिश्ता ताल्लुक ख़त्म भी हो चुका होगा। लेकिन जहांगीर खान तरीन साहब ने अनफॉर्चुनेटली इस ग्रेस का मुजाहरा नहीं किया और उन्होंने जो उनके मुंह में आया उन्होंने बोल दिया और बाकायदा बोला। खैर बाद में उनकी तरफ से एक ट्वीट ज़रूर आया वजाहती कि जनाब मेरे से जो उस वक्त बात हुई थी ये वो इस तरह नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था कि किसी की किरदार कुशी करूं, मैंने तो बस ये बताया कि जो मुझे बताया गया। भाई आपको जब मुझे आपको जो भी कुछ बताया जाए आप उस तरह बोल देंगे, चाहे उसके बारे में कोई भी किसी की ज़िंदगी ख़राब होती हो, किसी की ज़िंदगी पर कोई भी असरात होते हो, किसी की कितनी भी किरदार कुशी होती हो, ये क्या फजूल लॉजिक थी। तो उस बहरहाल उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो मर्ज़ी आप तौजीहात दें, जो आपका भी कैरेक्टर था असल में वो खुलकर सामने आ गया कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। आपने भी जो अपनी दोस्ती थी, जो आपका ताल्लुक था खान साहब से, उसका कोई लिहाज नहीं रखा। दूसरी तरफ आप उसकी ग्रेस देखें कि उन्होंने कभी भी इस तरह की हरकतों के जवाब नहीं दिए। रेहाम खान ने गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं, कभी उन्होंने पलट कर नाम तक नहीं लिया उनका। और भी आप देख लें जितने लोग हैं कभी उनके करीब रहे हों, ये ओन चौधरी है, ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, कभी किसी ने इमरान खान साहब के खिलाफ बात की, परवेज़ खटक हैं या ये इमरान खान साहब ने पलट कर क्या इनको कहा है कभी। तो उसका आप लेवल चेक करें, मैच्योरिटी का भी और ग्रेस का भी और रिश्तों के तकद्दुस का भी, और इनका भी चेक करें। जो हमेशा बड़े ख़ानदानी कहलवाते हैं लोग, ये कितने के ख़ानदानी हैं इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो बहरहाल जी मेरा ख्याल है उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है जहांगीर तरीन साहब को, इससे फ़र्क तो फ़िलहाल नहीं पड़ता नज़र आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये लोग मेरा ख्याल है आईने में जाकर ख़ुद को देखते होंगे तो शायद थोड़ी बहुत हयाती हो कि यार हम लोग किस लेवल पर आ गए, एक शख्स की नफ़रत में उस शख्स को गिराते गिराते हम कहाँ तक आ गए। और केसरा इलाही साहिबा का भी आज मैंने इंटरव्यू देखा, वहाँ पे भी मेरी कुछ ऐसी ही मिली जुली कैफियत थी। वो बेचारी भी बता रही थी कि परवेज़ इलाही साहब को किस तरह से जेल में रखा गया है और कितनी तकलीफ़ में वो रह रहे हैं, और उनके कान में कीड़ा चला गया और वो चीखे चिल्लाए, और फिर बराबर से एक डॉक्टर जो साथ वाले सेल में था उसने आकर फिर वो कीड़ा बड़ी मुश्किल से निकाला। वो रो पड़ी, आबदीदा हो गई उनकी हालत बताते हुए कि किस तरीके से उन्हें किन हालात में रखा गया है। उन्हें कूलर भिजवाया तो कूलर नहीं लगाने दिया गया, और घर का खाना उन्हें नहीं खाने दिया जाता, और जो जेल का भी खाना है वो भी इंतहाई यानी जो बहुत मुश्किल है खाना उनके लिए, वही उनके सामने रख दिया जाता है। तो इस तरह की वो सारी बातें बता रही थी। और ये सारी बातें बताते हुए फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि जो चौधरी शुजात हैं, उन्होंने जाके जब कैंप जेल में परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की तो उन्हें कहा कि तुम आज बाहर निकलो, छोड़ दो PTI इमरान खान का साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, रात तुम जेल से बाहर होगे, कल मोनिस भी वापस आ जाएगा। अब इससे आप वो तमाम केसेस
का जो एक हवा बनाया जाता है कि जी केसेस की वजह से अंदर हैं, जो अक्सर आपको ये हाथ झाड़ के कहते हुए नजर आ जाते हैं सीनियर तज्जियाकार जो किसी ड्यूटियों पे मामूर हैं, तो उनसे अब आप पूछ लें कि फिर इन केसेस की क्या हकीकत है। इसका मतलब है कि ये झूठे केसेस हैं, क्योंकि आप खुद उन्हें ये कह रहे हैं कि भाई आप निकल आएंगे अगर आप सिर्फ इमरान खान को छोड़ दें। तो मसला फिर यही है कि वो सिर्फ सियासी कैदी है। वो फिर इसका मतलब है कि वो ये जो सारी करप्शन की आपने दास्तानें बताते हैं, ये तो फिर सारी गलत हैं। आप तो खुद अपने निज़ाम को ज़ीरो कर रहे हैं और पूरा निज़ाम एक नाहक बंदे को कैद में रख के उसमें पूरा उसकी सहूलतकारी कर रहा है ताकतवर हल्के की, कि हाँ भाई ठीक है, कह दिया तुम दो तो फिर तुम दो, चाहे वो बीमार है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बेकसूर है, लेकिन नहीं, वो इमरान खान के साथ क्यों है। बस 9 मई का भी केस नहीं है परवेज लाई पे। तो इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और इस पर जो खुद इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उस पर भी अफसोस होता है कि जो उस तरफ खड़े हुए हैं, बजाय इसके कि आप इनका साथ दें, आप उल्टा उनके साथ खड़े हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।